हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम हिस्ट्री की क्लास 5th करने वाले हैं। इससे पहले हम 4 क्लासें कर चुके हैं। तो एक सीरियल में चल रहा है, एक कहानी की तरह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। तो अगर आप उन चार के बाद इस क्लास को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो आप किसी भी 12th लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए यूजफुल रहेगी ये सीरीज़। इसमें बेसिकली मैंने करा क्या है, जो लूसेंट की बुक है उसमें जो भी फैक्ट्स याद करने वाले हैं तो पूरा लूसेंट का निचोड़ आपको यहाँ मिल जाएगा, और साथ में एडिशनल फैक्ट्स जो लूसेंट में नहीं है और एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, इसको पूरा जरूर देख करें। तो अगर आप डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप ऑनलाइन कोचिंग लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिनिमम फी में काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ठीक है, और अभी इन्होंने जो नया प्लान निकाला है जिसमें एनडीए के लिए स्पेशल बैच और एयरफोर्स XY नेवी कोस्ट गार्ड, ये जो तीनों एक ही टाइप के एग्जाम है, इन तीनों के लिए एक स्पेशल बैच। तो जो दोनों एग्जामों के लिए बैच निकाला है वो काफ़ी यूजफुल रहेगा। अभी प्राइस डाउन चल रहा है तो अभी आप लेंगे तो आपको स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, जल्दी प्राइस बढ़ जाएंगे तो अभी लेने में आपके फायदा रहेगा। ठीक है, इसी में अनअकैडमी ने संकल्प 2.0 बैच निकाला है एनडीए को टारगेट करने के लिए, और एयरफोर्स XY को टारगेट करने के लिए स्पेशल तेजस बैच निकाला है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपको मिल जाएंगे प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे, तो 6 मंथ पे 2 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा और 24 मंथ पे 4 मंथ का। ऐसी एनडीए में आपको 12 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ 12 मंथ का SSB की जो कोचिंग है वो आपको मुफ्त में मिल जाएगी। आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये फीस स्ट्रक्चर है एयरफोर्स नेवी और कोस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए जो तेजस बैच है। उसमें आप क्या है, अगर आप 12 मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 5,500 का पड़ेगा, जिसमें आपको पर मंथ फीस सिर्फ 458 रुपये पड़ेगी, 458 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा आप अगर ज्ञानी 10 कूपन कोड मेरा यूज़ करते हैं तो। ऐसी एनडी का सब्सक्रिप्शन में आपको जो 12 मंथ का कोर्स है वो 8,800 का पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको SSB की तैयारी भी कराई जाएगी, और यहाँ पे आपको पर मंथ फीस 733 रुपये सिर्फ पड़ेगी। ठीक है, कूपन कोड जरूर यूज़ करें मेरा ज्ञानी 10, इससे आपको 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए लास्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं। ब्राह्मण साम्राज्य आता है, उसके बाद जो भारत के बाहर के लोग थे उन्होंने भारत पर आक्रमण करना स्टार्ट किया। जैसे हिंद यूनानियों ने आक्रमण करा, उसके बाद शकों ने करा, उसके बाद कुषाणों ने करा। कुषाणों के राजा थे कनिष्क, उनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद छोटे छोटे राजवंश भारत पर राज करते रहे, और उसके बाद जो एक बड़ा साम्राज्य उभर के आता है मौर्य की तरह, वो था गुप्त साम्राज्य, जिसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य में आपको क्या क्या पढ़ना है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यही। तो गुप्त साम्राज्य की नींव किसने रखी, गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त। तो आपको पता होना चाहिए सारे वंश के संस्थापक कौन थे, तो सभी वंशों के संस्थापक आप याद कर लीजिएगा। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, और इनके उत्तराधिकारी होते हैं घटोत्कच। और घटोत्कच इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ करवाया नहीं ऐसा इंपॉर्टेंट। अब घटोत्कच के पुत्र उनके उत्तराधिकारी होते हैं जिनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट बने। ठीक है, याद रखिएगा पहले महान सम्राट गुप्त साम्राज्य कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने गुप्त संवत स्टार्ट करा। लास्ट क्लास में हमने 2 संवत पढ़े थे, शक संवत और विक्रम संवत। विक्रम संवत किसने स्टार्ट कराया था, विक्रमादित्य ने, और शक संवत कुषाणों के राजा कनिष्क ने स्टार्ट किया था। ठीक है, ऐसे गुप्त संवत किसने चालू कराया, चंद्रगुप्त प्रथम ने। संवत क्या होता है, कैलेंडर होता है जिस अनुसार तारीखें देखी जाती हैं। ठीक है, शक संवत भारत सरकार द्वारा इस्तेमाल में लिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रथम गुप्त शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, गुप्त शासक जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी, तो वो कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम एक महान सम्राट थे, तो इनके पुत्र भी एक महान सम्राट बने जिनका नाम था समुद्रगुप्त। काफी फेमस नाम है ये समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्या बात याद रखनी है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इस पॉइंट को तो बिल्कुल मत भूलिएगा, भारत का नेपोलियन इन्हें कहा जाता है, और कविराज भी इन्हें कहा जाता है। कविराज के लिए तो मैं आपको पॉइंट बताता हूं। देखिए समुद्रगुप्त ने अपनी वीणा बजाती हुई एक चित्र है, उसे चित्र को अंकित करवाया था सिक्कों पर। जो उनके सिक्के होते थे उन पे उनकी वीणा बजाती हुई वीणा बजाता हुआ चित्र आपको दिख जाएगा। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि वो संगीत प्रेमी थे, और इसी से आप याद रख सकते हैं उन्होंने कविराज भी कहा जाता है। कविराज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो संगीत प्रेमी थे। ठीक है, समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण करी, ये याद रखने वाला पॉइंट है। परम भागवत की उपाधि अभी तक किसी गुप्त शासक ने धारण नहीं करी थी, तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला समुद्रगुप्त पहला गुप्त शासक था। अब भागवत लिखा हुआ है इसमें, भागवत में क्या है, श्रीमद् भागवत गीता पता है ना आपको, उसमें क्या है, विष्णु भगवान के बारे में लिखा हुआ है, कृष्ण भगवान थे ना। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विष्णु धर्म को वैष्णव धर्म कहा जाता है, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे ये लोग। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे ये लोग। ठीक है, और परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट आता है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिसेन था। अगर काफी टिपिकल क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि हरिसेन किसके दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त का था। और इसने जो भी दरबारी कवि होते हैं वो अपने राजा के बारे में बढ़िया बातें लिखते हैं। तो प्रशस्ति लेख मतलब क्या होता है,
प्रशस्ति मतलब किसी की तारीफ करना, तो इलाहाबाद में लेख लिखा था प्रशस्ति लेख, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख इसे कहा गया इसलिए, ठीक है। या फिर आप प्रयाग प्रशस्ति लेख भी बुकों में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, क्योंकि इलाहाबाद का एक दूसरा नाम प्रयागराज था, तो प्रयागराज प्रशस्ति लेख या इलाहाबाद प्रशस्ति लेख कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। ये बस जगह को डिनोट करने के लिए नाम लिखा हुआ है। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने करी? हरिसेन ने करी, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। उसके बाद समुद्रगुप्त का शासनकाल खत्म होता है और समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय। आप ऐसे याद रखिए, चंद्रगुप्त प्रथम पिता थे समुद्रगुप्त के, तो समुद्रगुप्त ने अपने पुत्र का नाम अपने पिता के नाम पर रखा, क्या रखा? चंद्रगुप्त, और वो प्रथम थे तो ये द्वितीय बन गए, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय काफी इंपॉर्टेंट गुप्त साम्राज्य के शासक थे, क्योंकि उनके समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं। चीनी बौद्ध यात्री, पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान था, जो कि किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। जैसे हमने पढ़ा, आप आगे चल के पढ़ेंगे कि अकबर के शासनकाल में 8 विद्वानों की एक मंडली थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। ऐसे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। उसमें 3 नाम इंपॉर्टेंट है, उन्हें पता होना चाहिए आपको, ये लोग कौन थे? कालिदास, आपको पता है एक राइटर थे, लिखा करते थे ये। धन्वंतरी, हमने लास्ट क्लास में चरक के बारे में पढ़ा था, जो कि कनिष्क के दरबारी कवि दरबार में रहते थे, और ये आयुर्वेद के विद्वान थे, ठीक है, एक चिकित्सक थे। ऐसे ही धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और ये भी एक चिकित्सक थे। वारामिहिर, वारामिहिर एक भूगोल के बारे में भी लिखा करते थे, साथ में ये मेन इनका काम था नक्षत्र वैज्ञानिक, जो कि एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, नक्षत्र वैज्ञानिक थे वारामिहिर। तो इन तीनों के बारे में याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। दिल्ली में जंग रोधक लोह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। तो महरौली में अपना कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार में एक परिसर में ही लोह स्तंभ लगा हुआ है, तो उस लोह स्तंभ पे कभी जंग नहीं लगती, ठीक है। तो ये लोह स्तंभ काफी इंपॉर्टेंट है, और स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोह स्तंभ कहाँ पर है? कुतुब मीनार परिसर में है, या महरौली में है, दिल्ली में है, ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। निर्माण किसने कराया? गुप्त शासकों ने कराया, ठीक है। गुप्त शासक में कौन से थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिन्होंने इसका निर्माण कराया, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था विक्रमादित्य की उपाधि काफी फेमस थी, काफी सारे राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रहे थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 2 उपाधियों ऊपर हमने पढ़ी, महाराजा धीराज और परम भागवत, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त या विष्णुगुप्त? तो कुमारगुप्त नाम याद रखिए, ज्यादातर इसका नाम कुमारगुप्त ही मिलेगा क्वेश्चंस में आपको। कुमारगुप्त इंपॉर्टेंट है काफी, अभी आगे चलते हैं फिर पता चलेगा आपको। कुमारगुप्त आपको याद होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, और ये स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना किसने करी? कुमारगुप्त ने या गोविंद गुप्त ने, ठीक है। जो दोनों नाम इनके याद रखिएगा आप। ऐसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में, तो उसकी स्थापना किसने करी थी? भरत ने करी थी, जो कि रामायण वाले राम लक्ष्मण भरत ने उसकी तक्षशिला शहर की स्थापना करी थी। और तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, ठीक है। उसकी वो जो विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किसने करी ये नहीं पता, लेकिन तक्षशिला शहर की स्थापना किसने करी ये हिस्ट्री में दे रखा है, ठीक है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण शुरू हो गया। अब हमने कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी कौन होते हैं? स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के शासनकाल से हुणों का आक्रमण चालू हो जाता है। तो इसे करेक्ट करिएगा, गुणों को हटाइएगा, ग लिखा हुआ है उसे हा करना है, हुणों, ठीक है। हुणों का आक्रमण चालू हो गया। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गुप्त साम्राज्य का अंत कैसे हुआ, तो वो हुणों के आक्रमण के द्वारा ही जो गुप्त साम्राज्य था उसका अंत हो जाता है। गुप्त साम्राज्य के जो अंतिम शासक होते हैं उनका नाम याद रखिए, विष्णुगुप्त उनका नाम था, ठीक है। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पता होनी चाहिए, जो कि थी पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र क्यों थी तो आप इजीली याद रख सकते हैं। हमने देखा मगध शासन की राजधानी राजगृह थी, उसके बाद उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। तो पाटलिपुत्र क्या था? एक समृद्ध शहर था इतिहास में बहुत पहले से। तो आप मान लीजिए कहीं के राजा हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि आपकी कैपिटल वही जगह हो जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जहाँ पे सभी सुविधाएं मिल जाती हैं आसानी से, तो उसी शहर को अपनी राजधानी बनाएंगे। तो पाटलिपुत्र वैसे ही बहुत फेमस था, तो पाटलिपुत्र को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। और पाटलिपुत्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पाटलिपुत्र और उज्जैन गुप्त साम्राज्य में इंपॉर्टेंट पॉइंट था शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ठीक है। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करी। सबसे ज्यादा नंबर में स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी करी? गुप्त राजाओं ने। और स्वर्ण मुद्रा सबसे पहले किसने जारी करी? ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हिंद यूनानियों ने चालू किया था स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले भारत में। और क्वेश्चन एसएससी में ये पूछा गया था कि गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में रुपये का कहा जाता था, और गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा गया है? दिनार कहा गया है। तो याद रखिएगा, चांदी के सिक्कों को रुपये का
और स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा गया है। ठीक है, गुप्त साम्राज्य इंपॉर्टेंट है, इसकी चीजें तो आपको बारीकी से पता होनी चाहिए। ठीक है, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहां से मिलता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। तो याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है, भानुगुप्त ने कौन सा अभिलेख लिखा था? एरन। और एरन अभिलेख इसलिए फेमस है क्योंकि किसी के सती प्रथा कब से चालू होती है? एरन अभिलेख से पता होता चलता है कि हमें किसी ने कोई सती हो गया, अपने पति के साथ कोई जो स्त्री थी वो मर गई, ये हमें एरन अभिलेख से पता चलता है पहली बार। ठीक है, गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, मैं पहले बता चुका आपको। क्या परम भागवत की उपाधि धारण करी थी किसने? समुद्रगुप्त ने। तो भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता में विष्णु भगवान के बारे में लिखा हुआ है, तो उससे पता चलता है कि ये लोग विष्णु भगवान को मानते थे और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे सभी गुप्त सम्राट। ठीक है, इनके समय में काफी सारे विष्णु भगवान के मंदिर बनाए गए, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा? दशावतार मंदिर। तो 10 अवतार किसने लिए हैं? विष्णु भगवान ने लिया 10 अवतार मंदिर। तो 10 अवतार मंदिर इनके नाम पे बनाया गया। ये कहां पर है? देवगढ़, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में याद रखिए 10 अवतार मंदिर है और ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। और किस में बना था? ये गुप्त युग में बना था, गुप्त साम्राज्य के शासन काल में बना था। किस पर्टिकुलर राजा ने बनाया ये नहीं दिया हुआ है। ये होता है ना कि एक समय में स्टार्ट हो गया लेकिन काफी सारे राजाओं ने उसमें काम करा, क्योंकि सभी एक ही धर्म के थे और एक ही पीढ़ी के थे, मतलब उनके पिता के पिता, फिर पुत्र, फिर उनके पुत्र। तो इसी तरीके सब लोगों ने उसमें भागीदारी करी। तो एक किसी राजा का नाम नहीं लिखा। तो याद रखिए गुप्त युग में बना था 10 अवतार मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, गुप्त वंश से, वो है अजंताई गुफाएं। अजंताई गुफाएं देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटाई गुफाएं, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए, स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अजंताई गुफाएं क्या है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहां पर है? औरंगाबाद एक जगह पड़ती है, वहां पर अजंताई गुफाएं हैं। जो एलोराई गुफाएं हैं वो भी औरंगाबाद, महाराष्ट्र में ही है। इनका निर्माण किसने किया था? गुप्त शासकों द्वारा किया गया। वह गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या बातें याद रखनी है? अजंताई गुफाएं कहां पर है? पहले तो ये याद होना चाहिए, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। ये किससे संबंधित है? किस धर्म से? तो वो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंताई गुफाएं। और गुप्त शासकों ने इनका निर्माण किया। तो ये पर्टिकुलर पूरा सिद्ध नहीं है कि गुप्त शासकों ने इनका खाली निर्माण करा, क्योंकि कम से कम 200-300 सालों तक इनका निर्माण चलता रहा। 29 गुफाएं हैं टोटल, नंबर याद रख सकते हो तो रख लीजिएगा, 29 गुफाएं टोटल। और गुप्त शासकों ने 16 व 17 नंबर गुफा का निर्माण कराया था। बाकी देखिए पहले सातवाहन के समय से ये चालू हो गया था काम। ठीक है, सातवाहन राजा अगर ऑप्शन में तो उसको भी टिक कर सकते हैं वैसे आप, लेकिन गुप्त याद रखिए क्योंकि बुक में जो इसका पार्ट है, स्टैटिक पार्ट है लूसेंट बुक का, उसमें गुप्त शासक दे रखा है कि उन्होंने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, ये सातवाहन के समय से चालू होता है। वाक्ताक वंश था एक, उसके समय भी ये चला। गुप्त शासकों ने भी 16 और 17 नंबर गुफा का निर्माण कराया। तो आप गुप्त शासक मेनली याद रखिए क्योंकि काफी सारे राजवंश इससे रिलेटेड है जिन्होंने अजंताई गुफाओं में अपना समर्थन किया। ठीक है, तो गुप्त शासक याद रखिए, इन्होंने अजंताई गुफा का निर्माण कराया औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। और ये किस धर्म को संबंधित है ये जरूर याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध भिक्षुओं ने ही इनका निर्माण कराया है। जो बौद्ध धर्म को मानते थे राजा, उन्होंने इसका धीमे धीमे निर्माण करवाया। ठीक है, बाघ की गुफा कहां पे? ये पता होना चाहिए, ये भी गुप्त काल में बनी थी। बाघ की गुफा ये मध्य प्रदेश में है, विंध्याचल पर्वत के पास। ठीक है, भीमबेटका भी आपकी मध्य प्रदेश में पढ़ते जगह, फर्स्ट क्लास में पढ़ा था भीमबेटका के बारे में। ठीक है, गुप्त काल में विष्णु शर्मा याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। जो बुकों वाला क्वेश्चन आता है ना कभी कभी कि ये बुक किसने लिखी, उसमें ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, पंचतंत्र बुक। तो पंचतंत्र बुक काफी इंपॉर्टेंट है, गुप्त काल में लिखी गई थी, विष्णु शर्मा ने लिखी थी। और ये संसार की सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। तो संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ वैसे बाइबल है। तो बाइबल के बाद जो दूसरा नाम आता है, बाइबल तो एक मान लीजिए रिलीजियस बुक है, तो उसके बाद जो नॉन रिलीजियस बुक है जिसका नाम आएगा सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ कौन सा है? पंचतंत्र है। तो पंचतंत्र इसलिए इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा और किस समय में लिखा ये पता होना चाहिए। विष्णु शर्मा ने लिखा और गुप्त काल में लिखा। ठीक है, उसके बाद आते हैं आर्यभट्ट जी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा है। ये भी गुप्त काल में ही थे आर्यभट्ट। ये आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक याद रखिएगा, इनकी इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत किसने दिया है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो आर्यभट्ट ने दिया है। और एक खगोल वैज्ञानिक थे ये, जिन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। ये किस प्रथम वैज्ञानिक जिसने बताया था, वो आर्यभट्ट थे, जो कि भारत के थे। ठीक है, और शून्य की खोज भी आर्यभट्ट ने करी है, तो सभी को पता है। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में भी। पहले पुराण मतलब क्या, फैले हुए थे, तो इन्हें इकट्ठा करके एक सीरियल में लगाने का काम जो हुआ पुराणों का, वो गुप्त काल में हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान रूप जिसमें हम पुराणों को देखते हैं ये कब ढाला गया, तो वर्तमान रूप कब दिया गया पुराणों को जिसमें हम उसे अभी पढ़ते हैं, तो वो गुप्त काल में दिया गया।
ठीक है, ये पॉइंट इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं, आर्यभट्ट वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में चांदी को रुपया कहा जाता है, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मंदिर बनाने की कला का जन्म भी गुप्त काल में होता है। त्रिमूर्ति आप देख सकते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी गुप्त काल में हुआ है। तो ये पॉइंट पढ़ने के लिए सिंपल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, उसके बाद मंदिर की कला की शैली, अगर कोई बढ़िया एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, CHSL, CGL या फिर अपना SSC MTS, तो उसमें एक क्वेश्चन बन सकता है ये उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली। तो उत्तर भारत में जो मंदिर की कला की शैली चल रही थी, मतलब शैली हमने पढ़ा था ना, मूर्ति बनाने की तरीका होता है या फिर जो स्थापत्य कला होती है, हम जो पत्थरों पर नक्काशी करते हैं वो शैली के अंदर आता है। तो मंदिरों की कला की शैली उत्तर भारत में क्या चल रही थी, नागर शैली। नागर शैली का नाम है, जैसे हमने गांधार शैली, मथुरा शैली लास्ट क्लास में पढ़ा था, ऐसे एक नागर शैली है जिसमें कि मंदिर बनाए जाते हैं उत्तर भारत में। लेकिन हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पे मंदिर की कला की शैली थी द्रविड़ शैली। ठीक है, नागर शैली में उत्तर भारत में मंदिर बनते थे और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में मंदिर बनाए जाते थे। और जहां पे देखिए उत्तर भारत से चालू होते हैं हम और दक्षिण भारत चालू होते हैं, जहां पे दोनों जगह मिलती हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, उत्तर भारत की नागर शैली का प्रभाव भी पड़ेगा और जो दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का प्रभाव भी पड़ेगा। तो दोनों तरीका जब मिल गए दोनों तरीके, तो एक नई शैली का जन्म होता है, वैश्य शैली। तो वैश्य शैली यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि दक्षिणापथ के मंदिरों का निर्माण वैश्य शैली में हुआ, जो कि नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का एक मिश्रण है। ठीक है, उसके बाद कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में किया गया। तो कालिदास की बुकें तो काफी इंपॉर्टेंट होती है वैसे भी, जैसे मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, और भी उनकी काफी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो हम आगे कर लेंगे। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें शकुंतला और राजा दुष्यंत के बारे में दे रखा है। ये प्रथम रचना थी जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में किया गया, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट है आपका। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन एयरफोर्स और SSC दोनों में पूछा जा चुका है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो गुप्त काल, मौर्य काल, ऐसा आपसे पूछा जाएगा। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। इसके पीछे काफी वजह है, देखिए सबसे ज्यादा नंबर में स्वर्ण सिक्के चलाए गए, ठीक है, चांदी के सिक्के चलाए गए, स्थापत्य कला का विकास होता है। स्थापत्य कला समझ सकते हैं, जैसे दशावतार मंदिर बनाए गए, काफी सारे मंदिर बनाए गए, मंदिरों की शैली का निर्माण हुआ। जो अचीवमेंट थी गुप्त काल की, उसको देखकर आप याद रख सकते हैं, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था गुप्त काल। तो इसी के साथ आपका खत्म होता है गुप्त काल। गुप्त काल में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने सब बता दी है। तो गुप्त काल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इतिहास का, तो उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, जो भी यहाँ पे पॉइंट्स थे वो सब आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद जब गुप्त काल खत्म होता है तो और छोटे छोटे शासन होने लगे, कई सारे वंश का जन्म होता है यहाँ से। ठीक है, उसमें एक इंपॉर्टेंट वंश आता है जो था पुष्यभूति या वर्धन वंश। दोनों इसी वंश के नाम है, पुष्यभूति वंश कहीं कहीं लिखा है और कहीं लिखा है वर्धन वंश। तो पुष्यभूति वंश अगर आए और उसके संस्थापक पूछे जाए तो आप डायरेक्टली नाम से बता सकते हैं, पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यभूति थे। ये इसी तरीके से जैसे मगध में हमने पढ़ा था शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, खुद शिशुनाग थे, ऐसे पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यभूति। आई होप अगर क्वेश्चन आएगा तो वर्धन वंश लिख के आएगा कि वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे। तो अब याद रखिएगा, वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति। अब वर्धन वंश इसका नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि इसके सबसे फेमस राजा जो थे वो थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो हर्ष क्या थे, वर्धन, हर्षवर्धन, तो वर्धन वंश इसीलिए इसका नाम पड़ा होगा। ठीक है, अब चीनी यात्री हुएन त्सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। तो यहाँ पे पुष्यभूति वंश के जो बाकी लोग हैं उनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सबसे फेमस राजा है वो है हर्षवर्धन, उनके बारे में पढ़ने की जरूरत है। प्रभाकर वर्धन वैसे तो प्रथम फेमस राजा होते हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हर्षवर्धन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर्षवर्धन इसलिए इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि इनके शासनकाल में चीनी यात्री आया था जिसका नाम क्या था, हुएन त्सांग। पहला चीनी यात्री कौन था, फाहियान था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट आता है हुएन त्सांग, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। और ये किस लिए आया था, ये बुद्ध की प्रतिमाएं और जो उनकी किताब पुस्तकें थी उन्हें इकट्ठा करके चाइना ले जाने के लिए आया था, और साथ में ये नालंदा विश्वविद्यालय में स्टडी करने के लिए आया था। नालंदा विश्वविद्यालय मैंने बताया था किसने स्थापित कराया था, कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त ने उसकी स्थापना कराई थी। ठीक है, अब हुएन त्सांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। यात्रियों में राजकुमार मतलब जितने यात्री आए उनमें सबसे श्रेष्ठ माना गया है हुएन त्सांग को, और वर्तमान का शाक्य मुनि उसे कहा जाता है। शाक्य मुनि वैसे माना जाता है, जैसे जो बुद्ध धर्म में उसमें माना जाता है कि बुद्धों ने काफी सारे रूपों में बाद में जन्म लिया है। जैसे भगवान विष्णु के अवतार होते हैं वैसे ही काफी सारे रूपों में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया है। उसी में एक था शाक्य मुनि, जो लास्ट उनका अवतार था वो शाक्य मुनि था। तो वर्तमान शाक्य मुनि, तो हुएन त्सांग की तुलना उन्होंने बुद्ध के एक स्वरूप शाक्य मुनि से कर दी है। ठीक है, वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया हुएन त्सांग को। ठीक है, ये याद रखिएगा, शाक्य मुनि और यात्रियों में राजकुमार हुएन त्सांग को कहा गया है।
अब हर्षवर्धन इसलिए इंपॉर्टेंट है, हर्ष और पुलकेशिन 2 के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। अब पुलकेशिन 2 कौन थे ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जिसमें हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, एक ब्रीफ बताया था। पुलकेशिन 2 चालुक्य वंश के थे, जो कि दक्षिण भारत का एक वंश था। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हर्ष याद रखिए, हर्षवर्धन ने एक युद्ध लड़ा था पुलकेशिन द्वितीय से, जो कि नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, जिसमें हर्ष की पराजय हुई, हर्षवर्धन हार गए थे। ठीक है, ऐसे युद्ध पूछा जाएगा, हर्ष और पुलकेशिन 2 के बीच कहाँ पे युद्ध हुआ था, नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, या फिर पुलकेशिन हर्ष की पराजय हर्ष किस राजा से हारे थे, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। पुलकेशिन द्वितीय से हारे थे। ठीक है, हर्षवर्धन किस धर्म के अनुयायी थे, अभी हमने पढ़ा हर्षवर्धन के शासनकाल में हुइन त्सांग आया, जो कि बुद्ध धर्म को मानता था। तो हर्षवर्धन भी पहले दूसरे धर्म को मानते थे, लेकिन हुइन त्सांग ने उनका माइंड बदल दिया और फिर वो बौद्ध धर्म को मानने लगे और बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी बन गए। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है, बाण भट्ट किसके दरबार में रहा करते थे। तो बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे। ये इनके कवि थे, एक जैसे हमने हरिसेन पढ़े थे, समुद्रगुप्त के कवि थे, बाण भट्ट हर्षवर्धन कवि थे, दरबारी कवि थे। उन्होंने क्या बुकें लिखी, हर्ष के बारे में लिखा हर्ष चरित्र में, और कादम्बरी इनकी मोस्ट फेमस बुक है। तो कादम्बरी बुक के लेखक कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारी स्टैटिक जीके है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कादम्बरी के लेखक कौन है, बाण भट्ट, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में थे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये मैंने आपको ऐसे बता दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट। ठीक है, शशांक जो थे शिव धर्म के अनुयायी थे, ये शिव धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए इन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। इन्होंने बौद्ध धर्म का जो इंपॉर्टेंट पेड़ था, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में बोधि वृक्ष पीपल का पेड़ था ये, इसको कटवा दिया शशांक ने। ठीक है, और शशांक ने जब कटवा दिया तो हर्षवर्धन तो थे बुद्ध धर्म के अनुयायी, उनको गुस्सा आया और लड़ाई हो गई। हर्ष और शशांक के बीच में लड़ाई होती है और हर्षवर्धन शशांक को पराजित कर देते हैं वहाँ पर, और कन्नौज पर शासन कर रहा था उस समय शशांक। तो शशांक से कन्नौज को छीनकर कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेते हैं। तो शशांक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यहाँ से याद हो जाएगा हर्ष की राजधानी क्या थी। हर्ष की राजधानी थी कन्नौज। तो कन्नौज राजधानी कैसे बनी वो मैंने आपको बता दिया है। इससे पहले इनकी राजधानी थानेश्वर थी, थानेश्वर से राजधानी हटा के ये कन्नौज लिया है। तो आपको थानेश्वर वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखने की जरूरत है हर्ष की राजधानी क्या थी। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, जो कि उन्होंने शशांक से ली थी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा उत्तर भारत का इतिहास खत्म होता है। उत्तर भारत में जो भी हुआ प्राचीन भारत के समय, प्राचीन इतिहास में, वो सब हमने पढ़ लिया है। अब हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में, दक्षिण भारत के बारे में। दक्षिण भारत में जो चोल थे, चालुक्य थे, पल्लव थे, राष्ट्रकूट थे, उनके बारे में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा और हम आगे स्टार्ट करेंगे अपना मेडिवल इंडिया, जिसमें कि मुगल आते हैं, गुलाम वंश आते हैं। तो वो सब हम नेक्स्ट अपना मेडिवल इंडिया के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही क्लास ओवर होती है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और आपको सीखने को कुछ मिला होगा। ठीक है, आपको अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं सीरीज़ को, तो आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपको लूसेंट में बस जो मैं पॉइंट बताए जा रहा हूँ उनको हाईलाइट करते हुए चले, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको लग रहा है लूसेंट में नहीं दिए हुए, उन्हें साइड में लिख ले, बस उन्हीं को बार बार पढ़ते रहें। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर हम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये करें और इसके बाद प्रीवियस ईयर सीधा उठा लें और उसे करने लग जाएं। ठीक है, प्रीवियस ईयर की बुक होगी, किरण हो चाहे घटना चक्र हो, आपको क्या दिखेगा, जो मैंने कराया है वहीं से 90% क्वेश्चन है। ठीक है, 10% क्वेश्चन तो देखिए लूसेंट का पूरा निचोड़ तो यहीं पर है। लूसेंट के बाहर के जो क्वेश्चन है थोड़े बहुत वो आपको दिखेंगे, वो आप पढ़ लीजिएगा वहाँ से, वो सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए एसएससी के लिए भी। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।